फौजिया अजीम 1 मार्च 1990 में पैदा हुई और उनकी वफात 15 जुलाई 2016 में हुई। फौजिया अजीम, जिनका स्टेज नाम कंदील बलोच है, मीडिया इंडस्ट्री में इनको इस नाम से जाना जाता है। कंदील बलोच एक पाकिस्तानी मॉडल, अदाकारा, सोशल मीडिया की मशहूर शख्सियत, सोशल मीडिया सेलिब्रिटी और एक एक्टिविस्ट थी। ये अदाकारा मुल्क की पहली सोशल मीडिया मशहूर शख्सियत थी, सोशल मीडिया सेलिब्रिटी थी और वो सोशल मीडिया पर अपनी रोजमर्रा की रूटीन और पाकिस्तानी खातून के तौर पर पाकिस्तान की खवातीन के हकूक और मुख्तलिफ मुतनाज़ा मसाइल पर बहस करने वाली वीडियोस की वजह से पूरे मुल्क में मशहूर हो गयी। कंदील बलोच को पहली बार 2013 में मीडिया से पहचान मिली जब उसने पाकिस्तान आइडल के लिए ऑडिशन दिया और उसके ऑडिशन की वीडियो काफी मकबूल हुई और वो इंटरनेट की एक मशहूर शख्सियत बन गई। वो पाकिस्तान में इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले 10 सरफहरिस्त अफराद में से एक थी और इनकी वीडियोस और पोस्ट के मवाद की वजह से इन्हें काफी तनकीद का निशाना बनाया गया। 15 जुलाई 2016 की एक शाम को कंदील को गला दबाकर कत्ल कर दिया गया जब वो मुल्तान में अपने वालिदैन के घर में सो रही थी। उसके भाई वसीम अजीम ने उसे कत्ल करने का एतराफ करते हुए कहा था कि उसने अपनी बहन को इसलिए मारा कि वो खानदान की इज्जत को बदनाम कर रही थी, इसलिए मार दिया। कंदील बलोच 1 मार्च 1990 को पंजाब के एक जिला डेरा गाजी खान में एक बलोच घराने में पैदा हुई। इनका ताल्लुक शाह सदरुद्दीन से था। वो डेरा गाजी खान के एक इलाका शाह सदरुद्दीन में रहती थी। वो एक पसमानदा गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी। इनके वालिदैन अनवर बीबी और मोहम्मद अजीम, जो अपने गांव में खेती बाड़ी से अपना गुजारा करते थे। उसके 6 भाई और 2 बहनें थीं। बड़ी होने के बाद वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ अदाकारी और गाने में भी दिलचस्पी लेती थी। मीडिया में मशहूर होने से पहले उनकी जो फर्स्ट जॉब थी वो एज ए बस होस्टेस थी। एक बस होस्टेस के तौर पर काम किया। 2008 में महज 17 साल की उम्र में कंदील की शादी एक मुकामी शख्स आशिक हुसैन से हुई। आशिक हुसैन कंदील की वालदा का रिश्ते में कजन था। इस शादी से उसका एक बेटा भी है। शादी के बाद उसका शौहर उसे अक्सर मारता पीटता, उस पर तशद्दुद करता, जिसकी वजह से शादी के 2 साल बाद ही अदाकारा ने अपने शौहर का घर छोड़ दिया। कंदील पर होने वाले जिस्मानी तशद्दुद की तस्दीक उसकी माँ भी करती है। उसकी वालदा भी एक इंटरव्यू में करती है। कंदील के बारे में उसकी माँ कहती है, जब तदफीन से पहले कंदील को गुस्ल दिया जा रहा था तो उसके जिस्म पर सिगरेट से जलाए गए निशानात मौजूद थे, जो कि इस बात की तस्दीक थी कि उस पर उसका शौहर जो है वो तशद्दुद करता था और जिसकी बिना पर उसने अपने घर को छोड़ा और अपने बेटे को अपने वालिदैन के पास छोड़कर वो कराची रोजगार कमाने चली गई। अदाकारा की शोहरत की वजह इसकी सोशल मीडिया पर शेयर की गई वीडियोस, पोस्ट, तस्वीर और वीडियोस पर किए गए कमेंट्स की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर हुई और पाकिस्तान की कदामत पसंद कम्युनिटी, कंजर्वेटिव सोच रखने वाली कम्युनिटी की तरफ से इनको काफी बोल्ड कहा गया और इनको माशरे के लिए इश्तियाल अंगेज समझा गया। इनकी सबसे ज्यादा मकबूल होने वाली वीडियोस में इनके कुछ कहे गए अल्फाज थे, कुछ कैची ट्यून्स थी, कुछ कैची फ्रेजेस थे जो अदाकारा ने मज़ाहिया अंदाज से और दिलकश लहजे में कहे थे। जैसे कि इनके कहे गए अल्फाज में हाउ आई एम लुकिंग और मेरे सर में पेन हो रहा है। अदाकारा के कहे गए ये अल्फाज, कैची फ्रेजेस जो है वो काफी मकबूल हुए और पाकिस्तानी नौजवानों ने इन अल्फाज को मज़ाहिया अंदाज में अपनाया। खास तौर पर अदाकारा के ये कहे गए अल्फाज एक सोशल मीडिया ऐप डब स्मैश में भी काफी डब किए गए और ये वीडियोस इंडियन और पाकिस्तानी नौजवानों में यकसा तौर पर मकबूल हुई। कुछ इंटरनेशनल मीडिया न्यूज ने कंदील बलोच का मुवाजना अमेरिका की एक अदाकारा और मॉडल किम कार्दाशियन से किया गया, लेकिन पाकिस्तान के मुकामी मुबस्सिरीन ने यह कहा कि वो किम कार्दाशियन से कहीं ज्यादा अहम थी, क्योंकि ये अदाकारा माशरे के असूलों के खिलाफ अपनी जिंदगी अपने शराइत से गुजार रही थी, जो कि पाकिस्तानी सोसाइटी में काबिल कबूल नहीं है। इस अदाकारा ने 2014 में पाकिस्तान के टॉक शोज में बाकायदगी से आना शुरू कर दिया था या फिर एक सिंगर के तौर पर नजर आती रही। इसके साथ साथ वो सोशल मीडिया पर बढ़ती हुई अपनी मकबूलियत के बारे में बात करने के लिए अक्सर मीडिया पर नजर आती रहती। उन्होंने एक रियलिटी शो देसी कुड़ियां सीजन 4 में एज ए कंटेस्टेंट हिस्सा लिया। इसके अलावा एक अदारे के लिए डिजिटल मैनेजर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। जून 2016 में अदाकारा ने अपने अकीदे के बारे में मजीद जानने के लिए एक होटल में सीनियर आलम मुफ्ती अब्दुल कवी से मुलाकात की। इनके दरमियान होने वाली बातचीत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तबाही मचा दी, क्योंकि इन दोनों की तस्वीर इंटरनेट पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी। इस वीडियो में अदाकारा ने मुफ्ती के दस्तखत वाली एक टोपी पहन रखी थी, जो कि एक सिग्नेचर कैप होती है, जो कि एक मजहबी स्कॉलर ही पहन सकता है, कोई आम इंसान इसको नहीं पहन सकता है। अदाकारा की टोपी पहनने की वजह से इसको काफी तनकीद का निशाना बनाया गया।
اور اس ملاقات کے نتیجے میں مفتی کو پاکستان کی مذہبی کمیٹیوں میں سے ایک کے عہدے میں سے معطل کر دیا گیا، ان کے مذہبی عہدے سے ہٹا دیا گیا اور قندیل کو پاکستانی حالات حاضرہ اور خبروں کے پروگرامز میں اور نیوز کے پروگرام میں باقاعدہ طور پر شامل کر لیا گیا۔ ان کو ڈیفرنٹ ٹاک شوز میں بلایا جانے لگا اور یہاں تک کہ پاکستان کے مایہ ناز سینئر اینکرز کے ساتھ ان کو مختلف مشہور پاکستانی ٹی وی شوز میں بلایا جانے لگا، اور قندیل زیادہ تر ٹاک شوز میں مذہبی اسکالرز کے ساتھ اپنے مغربی ویسٹرن لائف سٹائل اور متنازع عمل، اپنی کنٹروورشل لائف سٹائل یعنی طرز زندگی پر بحث کرتی ہوئی نظر آتی، جس کی بنا پر اسے مزید تنقید کا نشانہ بنایا جاتا۔ ان کا ایک اسٹنٹ جو کہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ مقبول ہوا وہ یہ تھا کہ اداکار کے کہنے کے مطابق وہ اپنے فالوورز کے لیے اسٹرپ ڈانس کریں گی۔ اسٹرپ ڈانس کی اگر بات کی جائے، یہ ایک ایسا ڈانس ہے جو کہ یورپ کے اسٹرپ کلب میں کیا جاتا ہے۔ اس ڈانس کے دوران خواتین اور مرد اپنی آڈینس کے لیے اپنے کپڑے اتارتے ہیں، اور اپنے کپڑے اتارتے وقت یہ ڈانسرز اپنی آڈینس کے لیے ایک سیڈکٹیو ڈانس کرتے ہیں۔ اداکار کے بیان کے مطابق وہ اپنے فالوورز کے لیے اسٹرپ ڈانس کریں گی، اور اسٹرپ ڈانس وہ صرف اس وقت کریں گی جب 19 مارچ 2016 میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں T20 میچ جو ہے وہ کھیلا جانے والا تھا۔ اداکار کے کہنے کے مطابق وہ یہ ڈانس پاکستانی کرکٹر شاہد افریدی کے ساتھ ساتھ پاکستانی ٹیم کو یہ ڈانس جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کریں گی، جو کہ میچ جیتنے کی خوشی میں ہوگا، اور ڈانس کرنے کے لیے وعدہ کیا گیا، اور اداکارہ نے اپنی آڈینس سے ڈانس کرنے کا وعدہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر ایک ٹیزر ویڈیو بھی جاری کی گئی، اسٹرپ ڈانس کی ایک ٹیزر ویڈیو بھی جاری کی گئی، جس کی ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی، لیکن پاکستانی ٹیم یہ میچ ہار گئی۔ انڈیا کے کچھ میڈیا چینل نے قندیل بلوچ کا موازنہ اپنی ایک اداکارہ پونم پانڈے سے کیا۔ جیسے جیسے قندیل کی میڈیا میں موجودگی بڑھتی جا رہی تھی، تو اسے اپنی حیثیت کو استعمال کرتے ہوئے پاکستانی معاشرے میں خواتین کے مقام پر تبصرہ کرنا شروع کر دیا۔ قندیل بلوچ کے قتل ہونے سے ایک ہفتہ پہلے اس کی ایک سانگ ویڈیو جس کا نام بین تھا، اس کی میوزک ویڈیو جاری کی گئی۔ سانگ کا ٹائٹل جو ہے وہ بین تھا۔ اس گانے کے لیرکس میں ملک میں خواتین پر عائد پابندیوں کا مذاق اڑایا گیا، اور یہ ویڈیو مرڈر سے ایک ہفتہ پہلے جاری کی گئی تھی۔ قندیل بلوچ اپنے کنٹروورشل انٹرویوز کی وجہ سے بھی کافی تنقید کا نشانہ بنائی جاتی، جیسے کہ ان کے ایک انٹرویو میں انہوں نے انڈین ایکٹریس سنی لیون، راکھی ساونت اور پونم پانڈے کو اپنی انسپریشن کہا کہ وہ ان سے انسپائر ہو کر کام کر رہی ہیں، اور اس کے علاوہ اپنے انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ بہت سی تنظیمیں اور میڈیا گروپس کے لوگ انہیں اپنے ٹاک شوز میں شامل کرنے کے لیے بلا رہے ہیں تاکہ وہ اپنے ٹاک شوز کی ریٹنگ بڑھا سکیں۔ قندیل بلوچ پاکستان میں اپنی سیکیورٹی کو لے کر کافی خوفزدہ تھی۔ اس کے پیچھے کیا وجوہات بنی؟ جون 2016 میں مذہبی اسکالر مفتی عبدالقوی سے ملاقات کے بعد قندیل بلوچ نے ایک پریس کانفرنس کی، جس میں اس نے بتایا کہ اس کو مفتی عبدالقوی کی طرف سے اور کئی اور دوسرے لوگوں کی طرف سے جان سے مارنے کی دھمکیاں ملی ہیں، اور ریاست سے پولیس تحفظ کا مطالبہ کیا۔ اور جون کے مہینے کے آخر میں ایک نیوز میں اداکارہ کے پاسپورٹ اور قومی شناختی کارڈ کی تصاویر شیئر کر دی گئیں، جس میں اس کے آبائی شہر اور والد کا نام دکھایا گیا تھا، اور تقریباً اسی دوران میں قندیل بلوچ کا سابق شوہر بھی میڈیا میں ظاہر ہوا، میڈیا میں انٹرویو دیتے ہوئے اپنی اور قندیل کی شادی کے بارے میں بیان کیا، اور میڈیا میں یہ بات گردش کرنے لگی کہ اداکارہ شادی شدہ بھی ہیں۔ شوہر کے میڈیا پر ظاہر ہونے کے بعد قندیل بلوچ نے بھی میڈیا پر اپنا بیان دیا اور اس بات کا اقرار کیا کہ وہ شادی شدہ ہے، لیکن اب وہ اپنے شوہر کو چھوڑ چکی ہے کیونکہ اس کا شوہر جو ہے وہ اس پر تشدد کرتا تھا، اور اپنی شادی کے بارے میں بیان کرتے ہوئے وہ میڈیا پر روتے ہوئے نظر آئیں۔ اس کے بعد 14 جولائی 2016 کو اداکارہ نے ایک نیوز رپورٹر سے فون پر بات کی اور اسے بتایا کہ اسے اپنی جان کا خوف ہے، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ اس نے پولیس سے تحفظ طلب کیا تھا، لیکن اسے کوئی بھی جواب نہ ملنے پر عید الفطر کی چھٹیوں کے بعد وہ اپنے والدین کے ساتھ بیرون ملک جانے کا ارادہ رکھتی ہیں، اور یہ فیصلہ اس نے اس لیے کیا کیونکہ وہ پاکستان میں خود کو غیر محفوظ محسوس کر رہی تھیں، ان کی جان کو خطرہ تھا۔ ان کی موت کیسے واقع ہوئی؟ 15 جولائی 2016 میں جب ملتان میں وہ اپنے والدین کے گھر میں سو رہی تھی، اس کے بھائی وسیم نے گھر میں موجود اس کے والدین اور اس کے لیے دودھ بنایا، اور اس دودھ میں اس کے بھائی نے نیند کی میڈیسن شامل کی، جس کو پینے کے بعد جس کی وجہ سے اس کے والدین اور قندیل گہری نیند سو گئے، اور اس گہری نیند کے دوران میں ہی قندیل کو اس کے بھائی نے گلا دبا کر مار دیا۔ قندیل کے موت کی اطلاع اس کے باپ عظیم نے علاقے کے پولیس اسٹیشن میں دی۔
इस केस की फर्स्ट रिपोर्ट में जो चीज दर्ज करवाई गई वो ये थी कि अदाकारा को फायरिंग करके मारा गया है, लेकिन बाद में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में इस बात की तस्दीक हो गई कि कंदील को गला दबाकर मारा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कंदील को 15 और 16 जुलाई के दरमियानी शब के दौरान में रात तकरीबन 10:15 जब वो अपने कमरे में सो रही थी, इनका दम घोंटकर इसको कत्ल किया गया और अगली सुबह दिन 10:30 पर जब कंदील की माँ उसे सुबह उठाने के लिए कमरे में आई तो उसको कंदील की वहाँ लाश मिली, जो कि इससे पहले ही 15 से 16 घंटों के दरमियान में मर चुकी थी। कंदील के जिस्म पर पाए जाने वाले निशानात की बना पर ये चीज मालूम हुई कि उसके मुंह और नाक को बंद करके उसका दम घोंटने के लिए उसका मुंह और नाक बंद किया गया। इस केस की रिपोर्ट होने के बाद पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि वो इस केस के हवाले से मुकम्मल अपनी तफ्तीश करेंगे कि आया ये मर्डर जो है वो गैरत के नाम पे किया गया है या इसके अलावा तमाम पहलुओं पर भी गौर करेंगे जो कि इसके कत्ल की वजह हो सकते हैं। वो इसके बारे में मुकम्मल तफ्तीश करेंगे। फर्स्ट FIR के मुताबिक कंदील के बाप ने अपने 2 बेटों को इस केस में नामजद किया, जिसमें वसीम और इसका बड़ा भाई असलम शाहीन शामिल है। बाप के बयान के मुताबिक वसीम को कत्ल के लिए उकसाया गया था, लेकिन केस की तहकीक के दौरान कंदील के भाइयों के साथ साथ उसके कजन और एक और शख्स को नामजद किया गया जिसका ताल्लुक मुफ्ती कवि से था, लेकिन मुफ्ती कवि ने इस बात से इनकार किया कि वो इस शख्स को नहीं जानता है और केस के दौरान किसी भी किस्म के सबूत न मिलने की बिना पर मुफ्ती कवि को बाइज्जत बरी कर दिया गया। कंदील के वालिद अजीम ने FIR में ये बात दर्ज करवाई कि उसके बेटे असलम और वसीम दोनों बहन की मौत के जिम्मेदार हैं। उन्होंने पैसों के लिए अपनी बहन को मारा है। इसके अलावा कंदील के वालिद ने ये भी कहा कि मेरी बेटी बहुत बहादुर थी और मैं इसके कत्ल को कभी भूल नहीं सकता हूँ और ना ही मैं इसे माफ करूँगा। कंदील के भाई को 16 जुलाई की शाम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उसने अपनी बहन को कत्ल करते हुए इतराफ किया कि वो हमारे खानदान की इज्जत को बदनाम कर रही थी और मैं उसे मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता था और मैंने उसे जुमे की रात 10:30 के करीब उस वक्त कत्ल किया जब बाकी घर के लोग सो रहे थे और इस कत्ल में मेरा भाई शामिल नहीं है। मर्डर केस के बारे में क्या बना? कंदील के मर्डर के बाद ऑनर किलिंग गैरत के नाम पर होने वाले कत्ल के लिए एक कानून पास करवाया गया, जिसके मुताबिक मुल्क की रियासत एक कंप्लेनेंट के तौर पर काम करेगी, जिसकी बिना पर गैरत के नाम पर कत्ल करने वाले अफराद को किसी भी तरह की कोई भी रियायत नहीं मिल सकेगी। और यहाँ तक कि मुल्क के कानून के मुताबिक अगर खानदान के अंदर मर्डर हुआ है, जैसे कि एक ही फैमिली के लोग हैं, जैसे कि कंदील के केस में, ऐसे केसेस में फैमिलीज के अंदर इस बात को तय कर लिया जाता है कि खानदान के अफराद जो है वो मर्डर करने वाले इंसान को माफ कर देते हैं, जिसकी बिना पर कातिल जो है वो बच जाते हैं और वापस रहा होकर अपने घर में वापस आ जाता है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में ऑनर किलिंग के हवाले से कानून पास किया गया, लेकिन कानून पास होने के बाद ऐसा इंसान जिसने ऑनर किलिंग की हो, गैरत के नाम पर किसी को मारा हो, तो ऐसी सूरत में इस कानून की बिना पर कातिल को सजा लाजमी मिलती है। इस कानून की बिना पर मकतूल के खानदान के लिए मुजरिम को माफ करना नामुमकिन हो गया था। कंदील के भाई के अलावा मुफ्ती अब्दुल कवी को भी इस केस में नामजद किया गया था, लेकिन मुफ्ती अब्दुल कवी को किसी भी सबूत के ना होने की बिना पर बाइज्जत रहा कर दिया गया था, क्योंकि FIR के मुताबिक मुफ्ती कवी का नाम इस बात की बिना पर शामिल किया गया कि उन्होंने कंदील के कत्ल की साजिश में ये भी शामिल थे, लेकिन केस की तहकीक के दौरान इन पर कोई भी बात साबित न हो सकी। सितंबर 2019 में कंदील के भाई को इसके कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन फरवरी 2022 में मर्डर के 3 साल बाद, कंदील के कत्ल के 3 साल बाद वसीम को रहा कर दिया गया। और ये रहाई कैसे मुमकिन हुई? कंदील के कत्ल के बाद ऑनर किलिंग के हवाले से कानून पास किया गया, लेकिन इस कानून को कुछ वजूहात की बिना पर हटा दिया गया, जिसके बाद कंदील की वालिदा, जो कि अपने बेटे के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती थी, जिसका इजहार उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी किया। वालिदैन के बयान के मुताबिक बाप अपने बेटे को मर्डर के लिए कभी भी माफ नहीं करना चाहता था, जबकि दूसरी तरफ वालिदा जो ये सोच रखती थी कि वो अपनी बेटी को खो चुके हैं, लेकिन अपने बेटे को नहीं खोना चाहती हैं। लेकिन जब तक कंदील का वालिद जिंदा रहा, उसका भाई जेल में रहा। लेकिन जैसे ही कंदील के वालिद की डेथ हुई, उसके बाद उसकी वालिदा ने अपने बेटे को माफ कर दिया। पाकिस्तान में होने वाली ऑनर किलिंग, गैरत के नाम पर होने वाले कत्ल के हवाले से पाकिस्तान के अलावा इंटरनेशनल लेवल पर भी इसके हवाले से बात की गई। कंदील के होने वाले कत्ल को बहुत सारे लोगों ने ऑनर किलिंग के नाम पर होने वाले कत्ल, खासतौर पर कंदील के कत्ल के बाद ऑनर किलिंग को न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी इस बात की काफी मजम्मत की गई
कि ऐसा खवातीन के साथ नहीं होना चाहिए। ऑनर किलिंग की मजम्मत करने वाले अफराद में बहुत ज्यादा मशहूर शख्सियात शामिल थी, जिसमें मुल्की और गैर मुल्की मशहूर शख्सियात शामिल थी। कंदील के कत्ल के बाद ही ऑनर किलिंग के हवाले से गैरत के नाम पर होने वाले कत्ल के हवाले से कानून भी पास किया गया, लेकिन इस कानून को मुकम्मल तौर पर लागू ना किया जा सका, क्योंकि कुछ अपराध के मुताबिक ऑनर किलिंग भी एक जुर्म है जिसकी रोकथाम के लिए सजा दी जानी चाहिए, लेकिन ऐसा होना अभी तक मुमकिन नहीं हो सका। अगर आप अपनी राय का इजहार करना चाहें कि ऑनर किलिंग एक जुर्म है, तो आया इसके हवाले से कानून पास होना चाहिए और इसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए या नहीं, इसके बारे में आपकी क्या राय, आप कमेंट में इसके बारे में अपनी ओपिनियन का इजहार आप कमेंट में कर सकते हैं। कंदील बलोच की स्टोरी को काफी ड्रामाज में दोबारा से रिक्रिएट किया गया और इनकी स्टोरी को इंटरनेशनल लेवल पर भी काफी शेयर किया गया और ऑनर किलिंग के हवाले से भी काफी बात की गई। अदाकारा की जिंदगी से मुतासिर होकर एक ड्रामा बनाया गया जिसका नाम बागई था, जो कि 27 जुलाई 2017 में जो है वो ऑन एयर किया गया। इस ड्रामे में कंदील का किरदार अदाकारा सबा कमर ने अदा किया और ये ड्रामा इनकी बायोग्राफी की एक ट्रू डिपिक्शन है। इनकी स्टोरी को काफी वाज़िया तौर पर यहाँ पे बयान किया गया है। और इसके अलावा 2016 में अदाकारा कंदील बलोच एक ऐसी इंसान थी जिनको गूगल में सबसे ज्यादा सर्च किया गया। इसके अलावा 2017 में एक ब्रिटिश पाकिस्तानी इंडियन अमेरिकन हिप हॉप ग्रुप ने एक सॉन्ग जिसका नाम स्वेट शॉप बॉयज है, इस सिंगर ग्रुप ने अपने एक सॉन्ग को अदाकारा के नाम पर डेडिकेट किया। इस सॉन्ग का नाम आजा है। इस गाने के आखिर में कंदील बलोच के बोले गए मुख्तलिफ डायलॉग्स जो कि इनके डब स्मैश में भी काफी फेमस हुए, उनको इस गाने के आखिर में जो है वो शामिल किया गया, जो कि ट्रिब्यूट दिया गया। इसके अलावा कंदील की बायोग्राफी को इंग्लिश मीडिया ने भी काफी अपनी ऑडियंस के साथ शेयर किया। इसके अलावा 2023 में अदाकारा की जिंदगी से इंस्पायर होकर एक मूवी बनाई गई जिसका नाम वक्री है। ये इनकी बायोग्राफी तो नहीं है, लेकिन इनकी जिंदगी कहानी से मुतासिर होकर बनाई गई एक स्टोरी है, जिसके बारे में इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस भी बयान करती है कि ये मुकम्मल तौर पर उनकी जिंदगी की इस फिल्म की स्टोरी जो है वो मुकम्मल तौर पर अदाकारा की बायोग्राफी नहीं है, उनकी कहानी नहीं है, बल्कि उनकी जिंदगी की कहानी से इंस्पायर होकर एक कहानी बनाई गई है। इस केस के सर्चेस के दौरान में 2-3 बातें जो इनके पर्सनल और इनके जो कि अदाकारा के करैक्टर को भी जाहिर करती हैं। अपनी जिंदगी के आखिरी दिन में वो क्या क्या प्लान्स थे उनके, कि वो अपने वालिदैन को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही थी, और जिस दिन उनकी मौत वाक़या हुई उस दिन वो अपने वालिद के लिए एक प्रोस्थेटिक लेग, जिसको नकली टांग कहा जाता है, उनके वालिद की एक टांग जो कि किसी हादसे की बिना पर कट चुकी थी, जिसकी वजह से वो चलने फिरने से माजूर थे। उसी दिन अदाकारा बैरून मुल्क किसी शो में शामिल होने के लिए पाकिस्तान से बाहर जाने वाली थी, लेकिन जाने से पहले वो अपने वालिद के लिए इस प्रोस्थेटिक जो लेग होती है उसकी फीस अदा करने के बाद वहाँ से जाने वाली थी। और इसके अलावा उस भाई के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी, सेम उसी दिनों में जिस दिनों में उसका भाई उसके लिए उसको मर्डर करने के लिए प्लान कर रहा था। वो उसकी शादी की प्लानिंग कर रही थी और इसके हवाले से अपने भाई से भी बात कर चुकी थी कि वो उसके लिए रिश्ता ढूंढ रही है। इनफैक्ट रिश्ता ढूंढ लिया है, अब वो सिर्फ उसकी मर्जी जानना चाहती है कि आया वो शादी के लिए राजी हो चुका है या नहीं। और इसी के हवाले से बातचीत के लिए उसे घर भी बुलाया, लेकिन वो शायद ये नहीं जानती थी कि वही भाई जिसके लिए वो एक अच्छा सोच रही है या अच्छा काम करने वाली है, वही भाई उसे किसी और के उकसाने पर उसको मर्डर करने वाला है। लेकिन वो शायद ये नहीं जानती थी कि वो भाई जिसके लिए वो अच्छा सोच रही है वही भाई उसको मारने के लिए प्लानिंग कर रहा है। अगर वो उस दिन जिंदा रहती तो उस दिन अपने बाप के मेडिकल जो चार्जेस बन रहे थे वो अदा करने के बाद वो पाकिस्तान से बाहर जा चुकी होती, लेकिन ऐसा ना हो सका। इस केस के हवाले से 2 बात भी सामने आई कि कंदील के भाइयों ने इसको गैरत के नाम पर कत्ल किया है, या दूसरी बात जो इसके हवाले से सामने आई कि उन्होंने पैसों के लिए अपनी बहन को मार दिया। और इनकी स्टोरी देखने के बाद ये बात सामने आई कि वो काफी गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी और अपने वालिदैन को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि इनके मर्डर के बाद दोबारा वही कसम पुरसी की हालत में चले गए। कंदील के बाद उसके वालिदैन दोबारा से ऐसी जिंदगी जीने पर मजबूर हो गए कि उनके पास कंदील के केस के लिए भी पैसे ना थे, जो कि एक ट्रेजिक फैक्ट है जिसको जानने के बाद यकीनन दर्द दिल रखने वाले लोग उनकी कंडीशन को समझ पाए होंगे कि वो अपने वालिदैन के लिए कितनी केयरिंग थी, उनको सपोर्ट कर रही थी। इस केस के हवाले से आपके क्या थॉट्स हैं, कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा।